Hello, welcome my dear students of 10th standard English medium once again in my class of social science. And today we are going to start a new chapter in history, chapter number 3, Cultural Heritage of India, Sculpture and Architecture. ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। ऑब्वियसली हम हेरिटेज ऑफ इंडिया की बात ज़्यादा करके 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में कर रहे हैं, लेकिन उसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे स्कल्पचर और हेरिटेज आर्किटेक्चर की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जो कि मैंने बोर्ड पे भी लिखा है कि स्कल्पचर और स्कल्प्टर, ये दोनों वर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस है। It's very essential for us to understand this vocabulary. ठीक है। स्कल्पचर यानी जो बनाया हुआ आर्ट होता है, कोई भी मूर्ति है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसको हम स्कल्पचर कहते हैं। और उसको बनाने वाला जो होता है उसको स्कल्प्टर कहा जाता है। स्पेलिंग में फर्क है। जो आर्ट होती है, द आर्ट इटसेल्फ इज नोन एज स्कल्पचर एंड द मेकर और द क्रिएटर ऑफ दैट आर्ट इज नोन एज स्कल्प्टर, ठीक है। इतना फर्क है दोनों में। तो कहीं पे भी अगर आपको ये स्पेलिंग में फर्क दिखे तो आपको यूं समझना है कि अगर ये TUR वाला स्पेलिंग है तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर आर्ट इन इटसेल्फ, एंड इन केस इफ TOR इज देयर इन द स्पेलिंग देन वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्टिस्ट, ओके। जो स्पेलिंग में TOR होता है स्कल्प्टर ऐसे करके, तो वो आर्टिस्ट होता है, ठीक है। इतना जानने के बाद हम अब टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है वो हम जानेंगे। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 18 के ऊपर आपका लेसन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसमें लिखा है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में, इंडिया इज अ वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज. The art of sculpture and architecture has brought a unique identity to India. ठीक है, आर्किटेक्चर और जो स्कल्पचर का जो आर्ट है उसकी वजह से इंडिया को बहुत यूनिक आइडेंटिटी पूरे वर्ल्ड में मिला है। जिस तरह से हम स्कल्पचर की बात करते हैं उसी तरह से हम आर्किटेक्चर की भी बात करेंगे इस लेसन में, उसमें भी ऐसा ही है। आर्किटेक्चर मीन्स द आर्ट एंड आर्किटेक्ट मीन्स द आर्टिस्ट, ठीक है। जो आर्किटेक्ट होता है वो आर्टिस्ट, जो बनाने वाला होता है उसको हम आर्किटेक्ट कहते हैं। तो वहां पे वो चीज भी आपको समझना है। सबसे पहले हम यहाँ पे टाउन प्लानिंग की चर्चा करेंगे। टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस कल्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज ग्रेटर देन कंटेम्पररी टाउन प्लानिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज वेरी रिमार्केबल। ये बहुत एक अच्छा और एक प्राउड लेने लायक एक स्टेटमेंट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑब्वियसली जो इंडिया से बिलोंग करता है, ठीक है, वो उस समय के दूसरे सिविलाइजेशंस के मुकाबले काफी आगे था, बहुत ही एडवांस्ड तरीके का था, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आवर स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, तो आपको साथ साथ में यूं समझना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पीरियड ऑफ रफली अराउंड 4000 और 5000 years बैक, 4 से 5000 साल पहले पीछे का हिस्ट्री हम यहाँ पे देख रहे हैं। ऑब्वियसली उस वक्त आज जितना है वो टेक्नोलॉजी तो नहीं था, लेकिन उस जमाने में जो कुछ भी अवेलेबल था, ठीक है, उसका हमारी कम्युनिटी ने बेस्ट पॉसिबल यूज किया था, अपना माइंड, अपना इंटेलेक्ट, अपना नॉलेज यूज करके। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्कल्पचर के बारे में, ठीक है। द आर्ट ऑफ शेपिंग फिगर्स और डिजाइन विथ फेशियल एक्सप्रेशन इज इन राउंड और लीव प्रोफेशनली परफॉर्म्ड बाय स्कल्पचर विद द हेल्प ऑफ चीजल एंड हैमर इज नोन एज स्कल्पचर। ये स्टेटमेंट आपको ब्रैकेट कर देना है पूरा, क्योंकि यहाँ पे स्कल्पचर की डेफिनेशन है, ठीक है। ये डेफिनेशन का मतलब मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा कि किसी भी सॉलिड चीज, वो चाहे वुड है या तो पत्थर है, ठीक है, उसमें से लाइक एक्सप्रेशन वाले हैमर वगैरह लोहे के हथियारों को यूज करके एक्सप्रेशन वाले
शेप्स या फिगर्स बनाना, ऐसी विद्या को स्कल्पचर कहा जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन का हिंदी ट्रांसलेशन है। ऑब्वियसली यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन इन इंग्लिश, लेकिन थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसलिए मैंने आपको हिंदी में भी बोला। आगे देखते हैं आर्किटेक्चर। यहाँ पे आर्किटेक्चर का भी डेफिनेशन आएगा। सिंपल मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर मीन्स आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना। बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल ऑफिस है, बिल्डिंग है, पैलेस, ठीक है, फोर्ट, ऐसी कोई भी इमारत को बनाना, उसको आर्किटेक्चर कहा जाता है। उसको बनाने वाला जो है वो आर्किटेक्ट होता है। द वर्ड वास्तु इज यूज्ड फॉर आर्किटेक्चर इन संस्कृत लैंग्वेज एंड इट इज वेरी मच रिनाउंड। ठीक है, वास्तु वर्ड शायद आपने सुना होगा। ये वर्ड एक्चुअली संस्कृत लैंग्वेज से बिलोंग करता है, लेकिन यही वर्ड हिंदी और गुजराती में भी हम लोग यूज करते हैं, जो कि आर्किटेक्चर से रिलेटेड वर्ड है। फिर आगे इस लेसन में आएगा वास्तुशास्त्र। तो आर्किटेक्चर को बनाने का जो एक मेथड है, प्रोसीजर है, ठीक है, उसका विवरण उस बुक में या तो उसमें मिलता है वास्तुशास्त्र में। और इंडियन कम्युनिटी जो है पहले से हजारों साल से, इवन आज भी वास्तुशास्त्र में हम लोग बहुत मानते हैं कि कोई भी बिल्डिंग या मकान या ऑफिस या गोडाउन या दुकान है, ठीक है, या इवन टेम्पल है, तो ऐसा कुछ भी बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्ट करना है आर्किटेक्चर के थ्रू अगर बनवाना है, तो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन हमारा ये जो एंशिएंट बिलीफ है उसको भी हम लोग फॉलो करते हैं, जिसको वास्तुशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, और ये वास्तु जो है वो बेसिकली संस्कृत वर्ड है। द रेफरेंस in this reference of constructing building houses, towns, wells, forts, minarets, temples, mosques and tombs is called architecture. Okay, तो आर्किटेक्चर यानी सब जो बनाने वाली जो विद्या होती है, कोई भी बिल्डिंग, इसमें जो मैंने आपको आगे बताया उसके अलावा यहाँ पे भी कि यहाँ तक कि कब्र बनाना है, टूम बनाना है, मंदिर बनाना है, मॉस्क बनाना है, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग वास्तुशास्त्र का बहुत गहराई से स्टडी करके उसके मुताबिक ही हम बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरली ऐसा माना जाता है कि कोई भी बिल्डिंग जो है वो एक बार बनाया जाता है, उसके बाद तो काफी सालों के बाद उसका रिकंस्ट्रक्शन या रिनोवेशन होता है। In the near future, at least, we are not going to make any sort of changes in that building, and that is the reason why, based on our spiritual and religious beliefs, we strictly follow the system or else the principles which have been mentioned in Vastu Shastra. Okay, skill of architect is seen in the art of his architecture. ठीक है, अब पढ़ेंगे हम आगे एंशिएंट टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें ये टॉपिक में से शॉर्ट नोट्स भी आ सकती है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा है कि टाउन प्लानिंग के अंदर में जनरली ये 4 एरियाज का या तो 4 कम्युनिटीज का हमें टाउन प्लानिंग समझना है। मोहेंजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा एंड लोथल। ओके, India has acquired expertise in the field of town planning. Many such towns have been found out during archaeological excavation work. Okay, जमीन की खुदाई के दौरान जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हिस्टोरियन या रिसर्चर्स होते हैं, उनको जमीन की खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले हैं, जो रिमेन्स मिले हैं, उसके ऊपर से हमें पता चला है कि हमारा टाउन प्लानिंग सिस्टम काफी पुराना है, और या तो फिर पुराने जमाने में किस तरह से टाउन्स बनाए जाते थे। इसका कोई एक इंटरेस्टिंग पिक्चर आपको पेज नंबर 18 के ऊपर दिया भी गया है। ये एक ओरिजिनल पिक्चर है, ठीक है, कि जो कम्युनिटीज हजारों साल पहले जमीन के नीचे दब के नष्ट हो गई थी, तो उसके रिमेन्स हमें एक्सकेवेशन वर्क के दौरान मिले हैं, जिसके ऊपर से ये साबित होता है कि पुराने जमाने में, ऐसा नहीं कि ये कोई मेक बिलीव स्टोरी है, we are studying the history based upon the evidences which we have found out. हमें जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर ही हम हिस्ट्री का स्टडी करते हैं। So it is never ever going to be the kind of a make believe story. और
इसी सबूत का लाइक एक जो स्पेसिमेन जो है वो पेज नंबर 18 के ऊपर हम देख सकते हैं कि लिटरली फोटोग्राफ दिया गया है जिसमें टाउन प्लानिंग ऑफ मोहेंजोदारो वो दिया गया है। ठीक है, अब टाउन प्लानिंग किस तरह से होता था उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1, फोर्ट ऑफ रूलर्स, जिसको सिटाडेल कहते थे पहले। ठीक है, एक वर्ड आपको एक्चुअली याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, मैच मेकिंग के लिए या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, कि जो रूलर्स के फोर्ट है वो एंशिएंट सिविलाइजेशन में उसको क्या कहा जाता था उस वक्त की भाषा में, तो सिटाडेल उसका नाम है। सेकेंड वन इज हाउसेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सिचुएटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कंस्ट्रक्ट होता था पूरा टाउन के बराबर बीच में रूलर यानी कि राजा जो है उसका महल, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स यानी कि राजा के दरबार में काम करने वाले जो राज दरबारी होते हैं। ठीक है, वो उनके घर वगैरह आते थे जो कि अच्छे खासे बड़े से फोर्ट्स वगैरह होते थे। और थर्ड लेवल पे रेसिडेंसीज ऑफ कॉमन पीपल सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन। टाउन का लोअर पार्ट जो होता है उसमें जो सामान्य लोग जो वहां उस वक्त की जो पॉपुलेशन कॉमन पीपल जो है उनके घर आते थे। ओके, अब किस तरह से बनाया जाता था, फॉर एग्जाम्पल हम फोर्ट्स की बात करें तो फोर्ट्स फॉर रूलर्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन। वही बात रिपीट की गई है पॉइंट्स के जरिए कि सबसे पहले ऊपर यानी कि टाउन के बराबर बीच में रूलर का फोर्ट, और उसके बाद नीचे का लेवल जो था अपर पार्ट ऑफ द टाउन इज सेफ एंड प्रोटेक्टेड विद हाउसेस हैविंग 2 or 5 रूम्स। ओके, जो ऊपर का टाउन का हिस्सा जो जहां पे रूलर या तो फिर उसके कर्मचारी जो है उनके घर बनाए जाते थे वो कंपैरेटिवली बड़े हुआ करते थे, 4 से 5 रूम एक घर में हुआ करते थे, तो वहां पे वो लोग रहते थे। हाउसेस ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन आर मेनली कंस्ट्रक्टेड विद लैंड मेड ब्रिक्स। ओके, जो लोअर पार्ट के हाउसेस थे जहां पे सामान्य प्रजा रहती थी वो ईंट से बने हुए छोटे मकान थे, कंपैरेटिवली छोटे मकान थे। ठीक है, पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज डेवलप्ड many more beautiful and systematic towns than many other civilizations of the world from the architectural point of view. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उस वक्त के जमाने के कंपैरिजन में काफी एडवांस लेवल का ये टाउन प्लानिंग सिस्टम था, क्योंकि ऐसा टाउन प्लानिंग सिस्टम और कहीं कोई भी सिविलाइजेशन में नहीं मिला है। ठीक है, और among all of them हड़प्पा एंड मोहेंजोदारो हैज द बेस्ट टाउन प्लानिंग। इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी काफी सारे पार्ट्स पड़ते हैं, इसमें हड़प्पा और मोहेंजोदारो वो सबसे बेस्ट माना जाता था। ठीक है, जो मैंने आपको आगे बताया वैसे ही मोहेंजोदारो का पिक्चर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, टाउन प्लानिंग का पिक्चर को देख के ही हमें पता चलता है कि बहुत ही सिस्टमेटिक लेवल का कोई भी चीज जो है जो भी बनाई गई थी वो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज की गई थी, और लोग इस तरह से रहते थे, एक अच्छा खासा एक टाउन बना के ही रहते थे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो बेस्ट टाउन प्लानिंग सिस्टम था जिसका, उसमें सबसे पहले था मोहेंजोदारो का टाउन प्लानिंग। इन 1922 archaeologists named Rakhaldas Banerjee and Dayaram Sahni found out remains of huge town planning during excavation work which was being carried out under the guidance of Sir John Marshall and Colonel Mackay in Larkhan district, which is now in Pakistan in Mohenjo-daro. ठीक है, अब ये पूरा आपको ब्रैकेट कर दे रहा है। एक्चुअली ये शॉर्ट नोट में भी आपको बहुत काम में आएगा, लेकिन इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकल सकते हैं। अब ऐसा सिविलाइजेशन है वो हमें पता कब चला, तो राउंड अबाउट नियरली ऑलमोस्ट अबाउट 100 इयर्स बैक, यानी कि 1922 में प्रिसाइजली अगर कहा जाए तो 1922 में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे बंगाल से थे, रखालदास बैनर्जी और दयाराम साहनी। ठीक है, उनके एफर्ट्स की वजह से मोहेंजोदारो के बारे में हमें जानने को मिला
ये आर्कियोलॉजिस्ट ने काम किया था, एक्सकेवेशन वर्क, जमीन में खुदाई किया था सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके के गाइडेंस में। और जो जगह जहां पे खुदाई किया गया था जमीन में वो था लारखंड डिस्ट्रिक्ट, ओके, जो कि अभी पाकिस्तान में आता है। पहले वो इंडिया में था, अभी वो पाकिस्तान में आता है, ठीक है। मोहेंजोदारो मींस द हीप ऑफ डेड्स। बहुत ही खतरनाक मीनिंग है ये वर्ड का एक्चुअली, कि मोहेंजोदारो अगर मींस वर्ड समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है कि हीप ऑफ डेड्स, यानी कि जो मरे हुए लोग होते हैं उसका ढेर। तो शायद उस कम्युनिटी का नाश जो है वो कुछ इस तरह से हुआ होगा कि एक ही साथ में हो सकता है कि शायद बहुत ही भयानक नेचुरल डिजास्टर हुआ हो या वॉर या ऐसा कुछ हुआ हो या व्हाटएवर, लेकिन एक ही साथ में यहाँ पे ये सारे लोग जो हैं, यहाँ पे रहने वाले सारे लोग एक साथ में मर गए। और ऐसा दिख रहा था कि जैसे कि मुर्दों का ढेर यहाँ पे लगा हुआ है, तो शायद उस चीज के ऊपर से इसका नाम पड़ा है मोहेंजोदारो, विच स्टैंड्स फॉर हीप ऑफ डेड्स। हीप यानी कि ढेर होता है, डगलो कहेवाय આપણે ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ ને, તો बराबर છે। आगे बढ़ते हैं। मोहेंजोदारो में ही हमें समझना है कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन, शहर जो है वो किस तरह से बनाया जाता था इन जनरल, जो कि म्यूनिसिपल कॉम्पोजिशन होता है। आज के जमाने में भी अगर कोई भी टाउन की हम बात करें या सिटी की बात करें, अहमदाबाद है फॉर एग्जांपल, या गांधीनगर है, या कोई भी इंडिया में बहुत सारे शहर हैं, तो वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आते हैं। तो उस वक्त भी शहरों को बनाने की और डेवलप करने की जो जिम्मेदारी थी वो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टाइप का कोई एक स्ट्रक्चर था उस जमाने में, ऐसा हम मान सकते हैं। क्योंकि विदाउट having that kind of governing body, it is not possible to make such kind of systematic town planning, ठीक है। From the point of view of town planning, मोहेंजोदारो is the best। सबसे उस जमाने के लिए सबसे बेस्ट मोहेंजोदारो माना जाता है टाउन प्लानिंग के नजरिए से। Houses were built on high plinth to protect them from floods and dampness। ओके, यहाँ पे एक नया वर्ड है प्लिंथ, कि हाउसेज जो है वो एक हाई प्लिंथ के ऊपर बनाए जाते थे। प्लिंथ को हम देसी लैंग्वेज में ओटलो कहते हैं, ओटलो कहेवाय गुजराती में એને, लेकिन जनरल लैंग्वेज में हम उसे प्लेटफॉर्म समझते हैं, ठीक है। कि सबसे पहले तो एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाया जाता था घर बनाने से पहले, और उसके ऊपर घर बनाया जाता था, ताकि अगर ज्यादा बारिश होती है या फ्लड आता है, ठीक है, तो घर में पानी ना घुस जाए, फ्लड से बचा जा सके। उस हिसाब से वो लॉजिक से हाउसेज जो है वो बहुत ही ऊंचे प्लिंथ के ऊपर बनाया जाता था। तो सीढ़ियों के जरिए आपको प्लिंथ के ऊपर चढ़ना है, उसके बाद हाउस में एंटर होना है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर था। ओके, तो इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ यूजिंग द कॉमन सेंस बिफोर मेकिंग अ बिल्डिंग, यू नो, कि सीधा ही अगर हम जमीन में घर बना देते हैं तो अगर भारी बारिश हो गई, पानी अंदर घुस गया तो क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम होता है। तो ये लगभग सारे घर कुछ इस तरह से बनाए जाते थे ताकि उनको फ्लड्स में कोई परेशानी ना हो। The houses of rich people were double storied having 5 to 7 roofs, ठीक है। जो रिच लोग थे, यानी कि राजाओं की अगर हम बात करें और उनके उमराओं की अगर हम बात करें, तो काफी बड़े उनके मकान थे, 5 से 7 रूम्स हुआ करते थे उनके घरों में। While those of poor people were single storied having 2 or 3 rooms, जो गरीब लोग थे कंपैरेटिवली, जो सामान्य प्रजा की अगर हम बात करें, तो उनके 2-3 रूम के घर हुआ करते थे, छोटे हुआ करते थे, ठीक है। द टाउन वॉज फोर्टिफाइड। स्ट्रेंथेंड का मतलब होता है कि पूरा टाउन जो है वो फोर्टिफाइड, यानी कि चारों तरफ से दीवार बनाई जाती थी ऊंची, और उसको सैनिक प्रोटेक्ट करते थे। तो ये भी बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल है जिसको हम दूरंदेशी बोलते हैं, और एक लॉजिक के पूरे टाउन के ऊपर अगर युद्ध की परिस्थिति में कोई हमला कर दे, कोई बाहर का राजा अगर अटैक कर देता है, तो उसका रक्षण करने के लिए फोर्टिफाइड किया जाता था उसको। ऊंची ऊंची दीवारें जो है चारों ओर उसके बनाई जाती थी।
The main entrance of the house opened on the side lanes and not on the main roads. ये एक बहुत यूनिक खासियत है। आज के ज़माने में जो घर का हम मेन दरवाज़ा देखते हैं तो वो ऑब्वियसली एक मेन रोड की ओर खुलता है, आपको पता ही है ये सब, ठीक है। लेकिन उस वक्त के घर जो है वो मेन रोड पे उसका दरवाज़ा नहीं खुलता था, साइड में खुलता था, या तो लेफ्ट या राइट, ओके। और मेन रोड जो है वो वहाँ पे हो सकता है कि विंडोज वगैरह होगी, उन्होंने रखी होगी, ठीक है। लेकिन जो मेन एंट्रेंस है दरवाजे के साइड में रखा है। इट्स वेरी वेरी यूनिक फिनोमिनन वी कैन से, क्योंकि आज के ज़माने में ये चीज़ हम नहीं देखते हैं। हम आज के ज़माने में वही चीज़ देखते हैं कि जो मेन एंट्रेंस है वो जनरली मेन रोड के ऊपर खुलता है, ठीक है। रिमेन्स ऑफ स्टोर हाउस, किचन एंड बाथरूम वर फाउंड इन एवरी हाउस। आज जिस तरह से पाया जाता है वैसे किचन है, स्टोर हाउस है, बाथरूम, वो भी हर एक घरों में हुआ करते थे, ओके। देयर वर प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डोर्स एंड विंडोज टू कीप द हाउसेस एयरी एंड वेंटिलेटेड, ओके। घर में हवा का और लाइट का आवागमन सही ढंग से हो पाए, उसका भी प्लानिंग हुआ करता है कि घर में बैठे बैठे, क्योंकि आज जो फैसिलिटीज में हम लोग जी रहे हैं, आज सपोज हमारे पास इलेक्ट्रिक पंखे हैं, एयर कंडीशन, एयर कूलर वगैरह है, वो तो उस वक्त नहीं थे। तो इट वॉज वेरी एसेंशियल फॉर दोज पीपल टू कीप द हाउसेस इक्विप्ड विद लाइट एंड एयर, ठीक है। जो कुदरती रूप से जो हवा बहती है उसके ऊपर ही वो लोग डिपेंड करते थे गर्मी से बचने के लिए। तो जाहिर सी बात है सर्वाइवल काफी मुश्किल था उस वक्त, लेकिन दोज पीपल वर काइंड ऑफ हैबिचुएटेड इन लिविंग इन सच काइंड ऑफ कंडीशन, ओके। तो फिजिकली भी स्ट्रांग हुआ करते थे, मेंटली बहुत ही इंटेलिजेंट हुआ करते थे, और घर को बनाने की उनकी सिस्टम ही ऐसी थी कि कहीं पे भी अगर आप घर पे बैठे हो तो जो हवा है वो आती जाती रहेगी और आपको गर्मी से बचाएगी, ओके। अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर पे, रोड्स की बात करेंगे। रोड्स कैसे थे? वी आर स्टडीइंग अबाउट मोहेंजोदारो सिविलाइजेशन, उसका टाउन प्लानिंग। रोड्स आर द मेन फीचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग। रोड्स की अगर हम बात करें तो द रोड्स वर 9.75 मीटर्स वाइड, ये अंडरलाइन करना है आपको। विड्थ काफी अच्छी खासी विड्थ थी रोड की, 9.75 मीटर्स, यानी कि ऑलमोस्ट 10 मीटर्स चौड़ाई वाला रोड हुआ करता था। द स्मॉल लिंक रोड्स क्रॉस द मेजर लेन्स एट राइट एंगल्स। जो छोटे छोटे रोड्स होते हैं, जैसे कि हम घर अभी सोसाइटी के रोड देखते हैं तो वो कंपैरेटिवली नैरो होते हैं, लेकिन मेन रोड को अगर हम बाहर जाते हैं तो वो राइट एंगल पे मिलते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह का प्लानिंग उस वक्त भी था, ओके। तो एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग फीचर है कि आज जो सिस्टम से रोड बनाए जाते हैं बिल्कुल वही सिस्टम से उस जमाने में भी रोड बनाए जाते थे, ओके। राइट एंगल पे छोटे रोड्स मिलते थे। Pits on the road side suggest that there might have been lamp post. रोड के साइड में रेगुलर इंटरवल पे जो छोटे छोटे पिट्स हैं, पिट्स એટલે खाड़ा होके भाई, तो वो जो मिल रहे हैं उससे यह साबित होता है कि उन्होंने उस वक्त रात को अंधेरा ना रहे, रोड पे रोशनी बनी रहे, इसलिए लैंप पोस्ट भी बनाए थे। ऑब्वियसली उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं था, इसलिए तेल भर भर के लैंप्स जो है वो पूरी रात तक जले, उस तरह की व्यवस्था की गई थी। तो वी कैन हियर अंडरस्टैंड दैट हाउ मच ऑफ द एफर्ट दैट दिस पीपल यूज्ड टू टेक इन ऑर्डर टू कीप द ह्यूमन लाइफ इन सेफ्टी, ठीक है। जब अंधेरा होता है तो इंसान का जो एक सिक्योरिटी है, सर्वाइवल, उसके ऊपर हमेशा एक खतरा बन जाता है रात के समय, ठीक है। तो ये चीज को नजर में रखते हुए उन्होंने लैंपोस्ट भी बनवाए थे, और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे शहर के लैंप पोस्ट में लाइटिंग करने के लिए कितना टाइम उनको हर रोज जाता होगा। इट रिक्वायर्ड अ वेरी बिग एफर्ट। और राजा या रूलर्स जो हैं
जो थे उन्होंने, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी बड़ा स्टाफ उसके लिए एम्प्लॉय किया होगा। ओके, सो इट्स अ वेरी आउटस्टैंडिंग फीचर। रोड ऑफ टाउन वर स्ट्रेट मेन रोड्स विदाउट एनी टर्न्स। टाउन के जो मेन रोड थे वो सीधे रोड थे, बिल्कुल कोई बीच में टर्न नहीं आता था, और बराबर बीच में से वो रोड निकलता था। थोड़ा सा अंदाजा हम अगर वो पिक्चर में हम देखें पेज नंबर 18 वाला, तो हमें पता चल जाता है कि बराबर बीच में एक रोड है, ओके, जिसकी विड्थ थोड़ी सी ज्यादा है, तो इट पासेस राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द टाउन, और बीच में कहीं पे कोई ट्विस्ट नहीं है। बीच बीच में जो सोसाइटी के रोड हमें दिख रहे हैं, तो दीज आर काइंड ऑफ, वी कैन से दैट दे आर इंटरनल रोड्स। ओके, अदरवाइज मेन रोड सिर्फ एक ही है। ओके, राइट, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द स्पेशलिटी ऑफ एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम का स्पेशलिटी है। इवन आज का भी अगर हम कंपैरिजन करें, अगर हम गांधीनगर का कंपैरिजन करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि गांधीनगर में कुछ मेन रोड्स हैं जो सीधे ही जाते हैं, जैसे कि घर रोड, च रोड, ठीक है, इनफैक्ट ख रोड भी वो सीधा ही जाता है। बीच बीच में जो रोड्स आते हैं वो तो सोसाइटी से बाहर की ओर आते हैं, जो ये घर रोड और च रोड उसको राइट एंगल पे मिलते हैं। सो द काइंड ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर वाज मेड इन द एंशिएंट टाउन प्लानिंग। There were two main roads. One was going from north to south and the other was going from east to west. दो मेन रोड हुआ करते थे, एक नॉर्थ से साउथ तक जाता था, दूसरा ईस्ट टू वेस्ट तक जाता था। ठीक है, बोथ क्रॉस्ड ईच अदर एट द राइट एंगल। बराबर बीच में, टाउन के बराबर बीच में राइट एंगल पे दोनों क्रॉस होते थे। ओके, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम यानी कि ऑब्वियसली जो कचरा, पानी, गंदा पानी वगैरह जो है वो सब निकालने की व्यवस्था कैसी थी, उसका यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ड्रेनेज सिस्टम इज अ यूनिक फीचर ऑफ दिस टाउन प्लानिंग। Such a drainage system was found nowhere except in the island of Crete in the Mediterranean Sea. यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम की अगर कंपैरिजन किया जाए कम्युनिटीज के बीच में, तो आइलैंड ऑफ क्रेट जो कि मेडिटेरेनियन सी में है, वैसा ड्रेनेज सिस्टम उस वक्त कहीं पे भी नहीं पाया गया था। ओके, दिस सिस्टम वाज बिल्ट टू ड्रेन डर्टी वाटर आउट फ्रॉम द टाउन। ओके, गंदा पानी शहर से बाहर निकाल देने के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ईच एंड एवरी हाउस हैड अ सेसपिट। सेसपिट जिसको हम एक ड्रेनेज एरिया बोल सकते हैं, मेन ड्रेनेज एरिया हर एक हाउस में हुआ करता था, जिसको देसी लैंग्वेज में हम गटर बोलते हैं। ठीक है, तो वो उस वक्त हुआ करता था। हालांकि आज जो देखने को मिलती है वैसे टाइप की नहीं, कुछ और टाइप का होगा। This planned, systematic and efficient drainage system clearly proves that they were very careful about their health and hygiene. ठीक है, अपनी हेल्थ और हाइजीन के लिए भी वो लोग बहुत ही कंसर्न थे। ठीक है, भले ही एजुकेशन शायद इतना ज्यादा नहीं था उसमें, लेकिन हेल्थ और हाइजीन का, साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखते थे उस जमाने के लोग। ओके, then after we are going to talk about public baths. Number 4, public baths. A huge bath was excavated with it at Mohenjo-daro. एक बहुत बड़ा सा पब्लिक बाथ मोहनजोदारो से मिला है। ठीक है, जो पब्लिक बाथ था यानी सबके लिए था वो। There was an arrangement to put fresh water in and dirty water out. एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत फ्रेश वाटर हर रोज वहां पे डाला जाता था, डर्टी वाटर बाहर भी निकाला जाता था। ओके, देयर माइट हैव बीन फैसिलिटी फॉर हॉट वाटर एंड स्मॉल रूम्स फॉर चेंजिंग क्लोथ्स। गर्म पानी की भी व्यवस्था थी, नहाने के बाद कपड़े बदलने की भी व्यवस्था थी, यानी कि छोटे छोटे रूम्स क्लोथ्स चेंज करने के लिए भी बनाए गए थे। शायद ये उन लोगों के लिए होगा पब्लिक बाथ जिनके खुद के घरों में बाथरूम्स वगैरह शायद नहीं थे, इसलिए पब्लिक बाथ यूज किया करते थे वो लोग। तो पब्लिक बाथ्स माइट हैव बीन यूज्ड फॉर फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस सेरेमनीज। एक दूसरा पर्पस ये भी है कि पब्लिक बाथ का उपयोग जो है फेस्टिवल और सेरेमनीज के दौरान किया जाता था, जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में पब्लिक इकट्ठा होती है और
सेलिब्रेशन वगैरह का एक पार्ट होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल होली का सेलिब्रेशन होता है, तो उसमें होली खेलते हैं और उसके बाद पब्लिक बाथ अगर वहाँ पे है तो ऑब्वियसली दे कैन हैव बाथ एंड क्लीन देयर बॉडीज। ओके, तो ये था। एंड देन आफ्टर द लास्ट पॉइंट ऑफ मोहनजोदारो सिविलाइजेशन टाउन प्लानिंग इज पब्लिक बिल्डिंग्स। ऐसी बिल्डिंग है जो कि जिसको हम ऑफिसेस कह सकते हैं। ठीक है, आज के जैसी ऑफिस तो नहीं, लेकिन कुछ अलग टाइप की। लेकिन पब्लिक बिल्डिंग्स का मतलब होता है ऑफिसेस। The ruins of two huge buildings are found at Mohenjo-daro. They might have been used as town hall or as a theater or administrative office or a granary. बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं पब्लिक बिल्डिंग के। एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग मिला है जिसके ऊपर से क्लियर नहीं हुआ है कि एक्चुअली ये क्या था, लेकिन हो सकता है कि वो टाउन हॉल था या कोई थिएटर हो सकता है जहाँ पे ड्रामाज वगैरह परफॉर्म होते हैं। ठीक है, या तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी हो सकता है जहाँ पे राजा के कर्मचारी लोग बैठ के काम करते हैं। ठीक है, या तो फिर ग्रैनरी भी हो सकता है। ग्रैनरी यानी कि ग्रेन स्टोर करने का एक जगह होती है, गोडाउन के जैसे, तो उसका ये पर्पस हो सकता है। द बैरक ऑफ सच बिल्डिंग वर आल्सो फाउंड आउट। इसका बैरक यानी कि बहुत बड़ा सा गेट ये भी मिला है। दिस मस्ट हैव बीन यूज्ड टू एकोमोडेट सोल्जर्स, और शायद ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो है वो सोल्जर्स को इकट्ठा करने के लिए या तो उनके वेपन्स वगैरह रखने के लिए भी बनाया गया हो, ऐसा हम मान सकते हैं। राइट, सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द टाउन प्लानिंग ऑफ मोहेंजोदारो। ओके, और उसके बाद हड़प्पा, धोलावीरा एंड लोथल सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग्स के बारे में स्टडी हम करेंगे आने वाले लेक्चर में, बिकॉज अदरवाइज ये लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। सो आई एम फिनिशिंग दिस लेक्चर राइट हियर ओनली। कल हम यानी कि नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, वो है हड़प्पा, टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा, पेज नंबर 19 से करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड विथ योर फैमिली।